पेज नंबर 16 तक हमने कवर कर लिया है। लास्ट हमने देखा था रक्त पित्त में गंध कैसी आती है। तो मत्स्य गंधता चरक वाग्भट जी ने कहा था, लौह गंधी चरक और सुश्रुत जी ने कहा था। चरक ने स्पेसिफिक क्या कहा था, लोहो लोहित मत्स्य आम गंधी, ये चरक का स्पेसिफिक टर्म था। अब हम एंटर करते हैं 17 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रमेय के भेद दिए हैं। तो प्रमेय के भेद चरक आचार्य क्या मानते हैं, स्थूल और कृश। ठीक है, स्थूल वाला कैसा होता है, बलवान होता है। और कृष के लिए क्या कहा था, कृष परे दुर्बलश्च, दुर्बल होता है वो। ठीक, अब सुश्रुत जी ने क्या कहा है, सहज होते हैं। सहज जो है वो जन्मजात होगा, है ना, बचपन से होगा, वो कृष रहेगा। और अपथ्य निमित्तज होंगे, वो कैसे होंगे, अपथ्य निमित्तज वाले स्थूल होंगे परमही। ठीक, बागभट जी ने क्या कहा है, धातु क्षय और आवरण जन्य प्रमेय इन्होंने माने हैं। नेक्स्ट आते हैं कफज प्रमेय कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये कफज प्रमेय कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। सुश्रुताचार्य ने क्या कहा है, सुरा में, पिष्ट में, लवण में, फेन में, ये चरक से डिफरेंट माने हैं। ठीक है, सुरा, पिष्ट, लवण में और फेन में। ठीक है, सुरा में, पिष्ट में, लवण में और फेन में। ठीक है, बागभट जी ने चरकोक्त शीत में और लाला में को मानते हुए बाकी जो है सुश्रुत का अनुसरण के। ठीक है, चरक के कौन से माने, शीत में और लाला में। माधवकर जो बागभट जी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखो पित्तज प्रमेय के लिए क्या है, पित्तज प्रमेय कितने होते हैं, 6 होते हैं। कैसे होते हैं, ये यहाँ पे होते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं वो चरक का काल में नहीं मानते हैं, उसकी जगह कैसा मानते हैं, अम्ल में ही मानते हैं। तो काला अम्ली करके याद हमने किया था। ठीक है, काल में की जगह क्या माना, अम्ल में ही माना, काला अम्ली। बागभट ने चरक का अनुसरण इसमें किया है। और भेल जी क्या कहते हैं, क्षार में को भस्म में कहते हैं। क्षार में को क्या कह रहे हैं, भस्म में कह रहे हैं। भस्म में के 7 टाइप्स इन्होंने बताए हैं। पातज प्रमेय की जब बात आती है तो 4 वहां पे प्रमेय बताए हैं। वो कैसे होते हैं, असाध्य होता है। वातज प्रमेय कैसा होता है, असाध्य होता है। सुश्रुत ने चरकोक्त मज्जा में और मधु में के स्थान पर क्या कहा है, सर्पी में और क्षौद्र में। ठीक है, जो है मज्जा में, मधु में, उसकी जगह पे क्या कहा है, सर्पी में और क्षौद्र में। बागभट ने चरक का अनुसरण किया। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है, कफश प्रमेय वाले ध्यान रखने हैं। सुरा में, पिष्ट में, लवण में और फेन में। ठीक है, सुरा में, फेन में, लवण में और फेन में। इसकी जगह उन्होंने क्या माना है, ये जो है चरक से डिफरेंट माने हैं। बागभट जी ने शीत में और लाला में को मानते हुए बाकी सुश्रुत जी को फॉलो किया है। नेक्स्ट आती है प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा। तो चरक जी क्या कहते हैं कि प्रमेय पीड़िका कैसी है, शस्त्र साध्य है। इसमें कराया उन्होंने भेदन। बागभट जी कहते हैं धनवंतर घृत यूज करो, नवायस लौह यूज करो, लोहारिष्ट यूज करो। ठीक है, इन सब का यूज आप प्रमेय पीड़िका में कर सकते हो। ठीक है, पीड़िका की अवस्था के अनुसार औषध या शस्त्र का आप प्रयोग करो। ठीक है, अवस्था अगर नहीं है तो आप पहले औषध दे लो। कौन कौन से देंगे, धनवंतर घृत, नवायस लौ और लोहारिष्ट देंगे। ठीक है, अगर फिर वो ठीक नहीं होता है तो आप शस्त्र का प्रयोग करो। ठीक, आचार्य चरक ने क्या कह दिया, भेदन करो। नेक्स्ट आता है हमारा कुष्ठ के बारे में। तो कुष्ठ के टाइप्स कितने बताए हैं चरकाचार्य ने, 7 कौन से बताए हैं, महाकुष्ठ बताए हैं। 18 क्या बताए हैं, क्षुद्र कुष्ठ बताए हैं इंक्लूडिंग दिस। और बाकी क्या कहा है, या फिर असंख्य उन्होंने क्या कहा है। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, 18, 11, 7, इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन तीनों इन्होंने माने, बट 18 उन्होंने मेनली माने हैं। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, उन्होंने चरकोक्त जो सिद्ध महाकुष्ठ है उसको क्षुद्र कुष्ठ में काउंट किया है। ठीक, उसको सिद्ध कुष्ठ को क्षुद्र कुष्ठ में काउंट किया है। और महाकुष्ठ में किसको ले आए हैं, वो दद्रु को ले आए हैं और अरुण कुष्ठ को ले आए हैं, जो कि चरक ने कहाँ पे माना है, वो क्षुद्र कुष्ठ में माना है। तो दद्रु और अरुण सुश्रुत जी किसमें मान रहे हैं, महाकुष्ठ में मान रहे हैं। और सिद्धमु को किसमें मान रहे हैं, क्षुद्र कुष्ठ में मान रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, चरकाचार्य की महाकुष्ठ की क्लासिफिकेशन उन्होंने की है। तो इसके लिए हमने एक निमोनिक बनाया था कॉम आरपीएस का। ठीक है, क्या है कॉम आरपीएस का, ये हमने पढ़ा था इसके लिए। तो के से आ जाएगा कपाल, ओ से औदुंबर, एम से मंडल। ठीक है, आर से आ जाएगा ऋषिजीव, पी से पुंडरीक, एस से सिद्ध और लास्ट में आ जाएगा हमारा कांकनक। ठीक, तो ये हमारे जो है ये कुष्ठ के नाम रहे। और कैसे इसको देखना है, पहला के से वातज पित्तज कफज, फिर आया वात पित्त पित्त कफ और कफ वात। ठीक है, तो हमारा कपाल कुष्ठ कैसा हो गया, वातज हो गया। औदुंबर कैसा हो गया, पित्तज हो गया। मंडल कैसा हो गया, ये हो गया कफज। आरपीएस में ऋषिजीव कैसा हुआ, वात पित्तज हुआ। पुंडरीक कैसा हुआ, पित्त कफज हुआ। और सिद्ध में कैसा हुआ, वात कफज हुआ।
और बचा काकणक। काकणक जो है वो त्रिदोषज है और कैसा होता है, ये असाध्य होता है, त्रिदोषज है और असाध्य होता है। आचार्य सुश्रुत जो है थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं। अरुण कुष्ठ को वो क्या कहते हैं, वो वाताधिक वाला है। पुंडरीक और दद्रु कुष्ठ को क्या कहता है, श्लेष्माधिक है। तो पुंडरीक दद्दू करके याद कर सकते हैं, ये कैसे हैं, श्लेष्माधिक वाले हैं। पुंडरीक दद्दू कैसे हैं, श्लेष्माधिक वाले हैं। और बाकी जो महाकुष्ठ हैं वो पित्ताधिक्य वाले होते हैं। कैसे होते हैं, पित्ताधिक्य वाले होते हैं। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। क्षुद्र कुष्ठ के बारे में उन्होंने कहा है, तो क्षुद्र कुष्ठ के लिए क्या लिखा है, आचार्य चरक ने क्या लिखा है, एक कुष्ठ चर्माख्य किटी व्यापादी का अल्सक। तो यहाँ तक जो सारे हैं वो कैसे हैं, वात कफज हैं। दद्रु चरमदल पामा विस्फोट शतारु, ठीक है, ये कैसे हैं, पित्त कफज हैं। और विचर्चिका कैसी होती है, कफ प्राय विचर्चिका। कफ प्राय विचर्चिका, विचर्चिका पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विचर्चिका कैसी होती है, कफ प्राय विचर्चिका। ठीक, तो एक कुष्ठ चर्माख्य किटी विपादिका अल्सकी कैसे हैं, वात कफज हैं। दद्रु चर्मदल पामा विस्फोट शतारु, ये कैसे हैं, पित्त कफज हैं। इनके लिए आप निमोनिक बना लो, ठीक है, निमोनिक से ये इजी रहेगा याद करना। बाकी विचर्चिका के लिए तो क्लियर है, कफ प्राय विचर्चिका। नेक्स्ट आते हैं सुश्रुताचार्य के। तो सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं, एक कुष्ठ रक्षा महाकुष्ठ अरुष्क सिद्ध, ये सारे कैसे हैं, कफज है। परिसर्प कैसा है, पातज है। और बाकी जो बच गए वो पैतिक हैं। कौन कौन से बच गए, चरमदल, विसर्प, विचर्चिका, किटिब, ये सब जो है, पामा, ये सब कैसे हैं, ये पैतिक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। परिसर्प कैसा है, वातिक है। ठीक, अब असाध्य महाकुष्ठ के बारे में बोल रहे हैं। तो चरक आचार्य ने तो एक बताया है, पुंडरीक कुष्ठ को असाध्य कहा है। आचार्य सुश्रुत किसे कहते हैं, पुंडरीक और काकणक को। ठीक है, आचार्य चरक ने काकणक कुष्ठ को असाध्य कहा है और आचार्य सुश्रुत पुंडरीक और काकणक को असाध्य कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है, गर्भिणी सर्प के काटने पर क्या लक्षण होते हैं। तो अभी गर्भिणी है, गर्भवती है, वो उसने काट दिया तो क्या हो जाएगा, मुख पांडु वर्ण का हो जाएगा एक तो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ओंठों पे शोथ हो जाएगा। और नेत्र कैसे हो जाएंगे, कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। ये कब होगा, गर्भिणी सर्प अगर काटती है तो। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा कि मुख पांडु वर्ण का हो जाएगा। और क्या लिखा है, ध्यमात, वो क्या करेगा, मुख नीचे करके चलेगा। ध्यमात मतलब मुख नीचे करके चलेगा। ठीक, तो आचार्य चरक ने क्या कहा, मुख पांडु वर्ण का, ओष्ठ में शोथ होगा, नेत्र कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे। सुश्रुत आचार्य ने मुख पांडु तो कहा और क्या कहा, ध्यमात, मुख नीचे करके चलेगा। अब नेक्स्ट है, प्रसूता सर्प काटेगी तो क्या होगा। ठीक है, अब इसने बेबी डिलीवर कर दिया है, अब ये वाला सर्प काटेगा तो ये थोड़ा ज्यादा सीवियर लक्षण यहाँ पे हमें मिलेंगे। देखो क्या मिल रहा है, चरक ने क्या कहा, उपजीविका रोग होगा। ठीक है, दोनों ने, चरक सुश्रुत दोनों ने कहा उपजीविका रोग होगा। और आचार्य चरक क्या कहते हैं, मूत्र रक्त वर्ण, मूत्र जो है वो कैसा होगा, रक्त वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग उसको शुरू हो जाएगी मूत्र से, जृंभा होगा और क्रोध आएगा। ठीक, तो ये है चरक आचार्य के लक्षण जो प्रसूता सर्प के काटने पर उन्होंने बताए हैं। सुश्रुताचार्य क्या कहते हैं, उपजीविका रोग होगा। ठीक है, रक्त मूत्रता होगी, अगेन मतलब जो ब्लड आएगा कैसा होगा, वो रेड डिस्कलरेशन वाला होगा और उदर शूल होगा। ठीक है, तो ये जो सीवियर वाले सिम्टम है किसके हैं, ये प्रसूता सर्प के काटने के हैं। ठीक है, याद रहेगा, उपजीविका है, मूत्र रक्त है, जिह्वा क्रोध है आचार्य चरक का, उपजीविका रक्त मूत्रता और उदर शूल है आचार्य सुश्रुत का। नेक्स्ट हमारा 13 चैप्टर वाले पार्ट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। स्नेह की मात्राओं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, तो आचार्य चरक ने कितनी मात्राएं मानी है, 3 मात्राएं मानी है। कौन कौन सी, प्रधान, मध्यम और हीन मात्रा मानी है। तो प्रधान मात्रा के लिए क्या कहा था, जो दिन और रात में पच जाए, अहोरात्र में जो पचती है, 24 आवर्स में जो पचती है, वो कैसी है, प्रधान मात्रा है। किस लिए यूज करते थे इसको, हम शमनार्थ यूज करते थे। ठीक है, बागभट्ट ने इसको अपोजिट कहा है, शोधन के लिए यूज करने के लिए कहा है। और किसमें यूज करते थे, गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच्छ, उदावर्त और गाढ़वर्च में इसको यूज करते थे हम प्रधान मात्रा को। ठीक है, डिजीजेज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मध्यम मात्रा थी उसको हम कब तक वो पच जाती थी, जो दिन में पच जाए, यानी कि 12 आवर्स में वो पच जाती थी। ठीक है, किस लिए यूज करते थे, शोधनार्थे। ठीक है, इसको और क्या कहते थे, मंद विभ्रंशा। ठीक है, मध्यम से मंद विभ्रंशा, मध्यम से मंद विभ्रंशा इसको कहा है। और किस लिए यूज होती है, अरुष्क, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेह और पात्रक। तो बाकी तो स्किन डिजीजेस आ गई। ठीक है, कुष्ठ
तो हमने इसको कुप्रवाह करके याद किया था। कुप्रवाह, कुष्ठ है, प्रमेह है और वात रक्त है। कुष्ठ है, प्रमेह है और वात रक्त है। किसके लिए? मध्यम मात्रा के लिए। नेक्स्ट देखो, हीन मात्रा के लिए क्या कहा है? जो आधे दिन में पच जाए, यानी कि 6 आवर्स में पचने वाली मात्रा है। ठीक है, इसके लिए परिहार्य सुख है टर्म आई है। ठीक है, परिहार में मतलब वो सुख कर हम यूज कर सकते हैं उसको। और इसके लिए डिजीजेस कैसे याद करेंगे? जैक करके याद करेंगे। ठीक है, ज्वर, अतिसार और कास में ये निर्दिष्ट है। ज्वर, अतिसार, कास में निर्दिष्ट है। ये कैसी मात्रा होती है? ह्रस्व मात्रा होती है। आधे दिन में पच जाती है, परिहार्य सुख इसके लिए कहा है। तो ये रही आचार्य चरक की 3 मात्राएं। ठीक, प्रधान मात्रा शोधन के शमन के लिए यूज होती है और मध्यम मात्रा शोधन के लिए यूज होती है। ठीक है, किस किस डिजीज में याद रखना है आपको, ये यूज होती है। आचार्य सुश्रुत जब मात्रा बताते हैं स्नेहन की, तो वो उनको 5 में डिवाइड करते हैं। तो पहली मात्रा क्या हो जाती है? चतुर्भाग गते अहनी करके टर्म आई है, यानी कि 3 आवर्स में जो पच जाती है। चतुर्भाग गते अहनी, दिन का जो हम अगर 4th पार्ट देखें, ठीक है, 1/4 पार्ट देखें विच इज 3 आवर्स, ठीक है, तो उसमें जो पच जाती है वो हमारी पहली मात्रा है। तो ये एक प्रहर में पच जाती है। ठीक है, अग्नि दीपक है, ये अल्प दोषों में हितकर है। ठीक है, अग्नि दीपक है और अल्प दोषों में हितकर है। दूसरी मात्रा आती है अर्ध को दिवसे, आधे दिन में 6 घंटे में जो पच जाती है। ये अर्ध को दिवस मात्रा जो 6 घंटे में पचती है वो कैसी है? वृश्य है, बृहन है और मध्य दोषों में इसको देते हैं। वृश्य है, बृहन है, मध्य दोषों में हमें देते हैं। कॉमनली यूज करने वाली मात्रा हुई है फिर हमारी अर्ध को दिवस वाली। ठीक, नेक्स्ट इज चतुर्भाग अवशेष। ठीक है, जिसका चतुर्भाग अवशेष अब दिन का रह गया, यानी कि 9 आवर्स, 1/4 पार्ट निकालेंगे तो उसमें क्या बचा हमारे पास? 9 आवर्स बचे। 9 घंटे में पचने वाली जो मात्रा है वो कैसी है? स्निग्ध कारक है, अधिक दोषों में देय है। ठीक है, स्निग्धता कारक है और अधिक दोषों में देय है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है संपूर्ण दिन में पच जाने वाली। 12 घंटे में जो पच जाने वाली मात्रा है वो कैसी है? ग्लानि, मूर्छा, मद में मद को छोड़कर सभी रोगों में हितकर है। ठीक है, ग्लानि, मूर्छा, मद को छोड़कर सभी रोगों में हितकर है ये 12 घंटे वाली मात्रा। नेक्स्ट हमारे पास आती है दिन और रात में जो पच जाती है, 24 घंटे में चलने वाली जो मात्रा है वो आती है। तो क्या लिखा है इसके लिए? कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और ग्रह में दी आती है। जो सीरियस भयंकर वाली डिजीज है, कुष्ठ आ गया, विष आ गया, उन्माद आ गया, अपस्मार आ गया और ग्रह रोग आ गए, इनमें जो मात्रा दी जाती है वो कैसी है? वो हमारी दिन रात में पचने वाली मात्रा है। नेक्स्ट देखो, सर्पी की संज्ञाएं दी हैं। कब कब सर्पी को क्या नाम दे दिया जाता है? पहला चरक ने क्या कहा? पुराण घृत कब तक का होता है? 10 वर्ष तक का होता है। उग्र गंध वाला होता है। कैसी गंध होती है इसकी? कटु तिक्त। ठीक है, तो टिक टिक करके जो है वो मात्रा है पुराण घृत की। टिक टिक से तिक्त कटु आ जाएगा। उग्र गंध वाली रहती है 10 वर्ष तक। ये पुराण घृत जो है हम कहते हैं। प्रपुराण घृत जो है वो 100 वर्ष तक का घृत होता है। ठीक है, लाक्षा रस के समान इसको कहा है। कैसा कहा है? लाक्षा रस के समान कहा है। सर्व रोग अपह है, मेध है और विरेचनेशु अग्रय। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाता है, जितना पुराना घृत होता है उतना वो तीक्ष्ण हो जाता है, तो वो विरेचन कराएगा। ठीक है, मेध है वो लाक्षा रस के समान है और सारे रोगों को हरने वाला है। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत जी कुंभ सर्पी का डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो क्या कहते हैं? 11 से 100 वर्ष तक उन्होंने लिखा है इसे। 11 से 100 वर्ष तक जो है ये हम कॉम्ब सर्पी मानते हैं। कहीं कहीं 111 वर्ष पुराना भी कॉम्ब सर्पी लिखा हुआ है। तो ये किस लिए यूज होता है? रक्षोघन कर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, मोर देन अगर 111 साल है तो उसको महाघृत कहते हैं। ये कैसा होता है? मेध होता है और पवित्र होता है। तो ये हमारा आता है 18 पेज नंबर तक का अभी तक का डिस्क्रिप्शन। और देखते हैं एक बार क्या क्या है इसमें। प्रमेय के भेद हैं, चरक ने क्या बोले हैं, स्थूल कृष बोले हैं, सुश्रुत ने सहज और अपथ्य निमित्तज बोले हैं। टाइप्स दिए हैं, कफज प्रमेय के 10 टाइप हैं, पित्तज प्रमेय के 6 टाइप हैं, वातज प्रमेय के 4 टाइप है। कफज प्रमेय कैसा होता है? साध्य होता है, पित्तज याप्य होता है और वातज असाध्य होता है। कैसे कैसे चेंज किए हैं आपको ध्यान में रखना है। भेल ने क्या माना है? क्षार में को भस्म में कहा है। प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा में चरक ने शस्त्र साध्य कहा है। सुश्रुत क्या कहते हैं? धानवंतर घृत, नवायस लॉ और लोहरिष्ठ यूज करो। कुष्ठ के टाइप्स यहाँ पे बोले हैं 7, 18 असंख्य। ठीक है, इस तरह से इन्होंने आगे भी बोला है कौन कौन से में कौन कौन सा दोष है। ये निमोनिक हमने देखा, कॉम आरपीएस का करके याद कर लेंगे। वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ और कफवात। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के जो है डिफरेंट है। अरुण में वाताधिक है, पुंडरिक दद्रु में श्लेष्माधिक है और बाकी सब में कैसा है? पित्ताधिक है। बाकी क्षुद्र कुष्ठ के बारे में बताया है। असाध्य महाकुष्ठ कौन सा है? कांकनक है। सुश्रुत ने पुंडरिक और कांकनक कहा है। गर्भिणी सर्प के काटने पे क्या लक्षण है? मुख पांडु और शुद्ध कृष्ण
कृष्ण वर्ण का नेत्र हो जाना। और सुश्रुत क्या कहते हैं, मुख पांडु और धमात कहा है। प्रसूता सर्प के काटने पे क्या कहा है, उपजीविका रोग बताया है, मूत्र रक्त के लक्षण है, जिन्बा क्रोध है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत भी उपजीविका रोग, रक्त मूत्रता और उदरशूल कहते हैं। स्नेह की मात्राएं बताई हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा। प्रधान मात्रा किस लिए यूज हो रही है, शमन के लिए यूज हो रही है। कौन कौन सी डिजीजेस में यूज हो रही है आपको देखना है। मध्यम मात्रा जो है शोधन के लिए यूज हो रही है, मंद विभ्रंशा है, कुष्ठ प्रमेह और वातरक्त में यूज हो रही है। हीन मात्रा किसमें, जैक में, ज्वर, अतिसार और कास में यूज होती है। ऐसे ही सुश्रुत की मात्रा याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सर्पी की संज्ञा हमने देखी। पुराण घृत कब होता है, 10 वर्ष से पुराना। और प्रपुराण कब हुआ, 100 वर्ष से पुराना। कैसा है ये प्रपुराण, लाक्षरस के समान है, सर्वरोग अभाव है और मेध्य है, विरेचनेश्वग्रह कहा है। और 10 वर्ष पुराने को क्या कहा है, उग्रगंध वाला है। और कैसी गंध रहती है, कैसा रस रहता है इसका, कटु तिक्त रस रहता है। सुश्रुत ने कुंभ सर्प भी बताया है, 11 से 100 वर्ष तक पुराना। कैसा है ये, रक्षोघ्न है। तो ये आप याद करेंगे।